हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में। मेनली हम इन लोग प्रियॉन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का ये एक न्यू टॉपिक है। वायरॉइड्स, सबसे पहले वायरॉइड्स आर फ्री आरएनए मॉलिक्यूल। वायरॉइड्स वायरस की तरह ही है, मगर वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, लेकिन इसके पास केवल और केवल फ्री आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो केवल और केवल वायरॉइड्स के पास हमें फ्री आरएनए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। It lacked the protein coat, that's why name viroid. इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम पड़ा वायरॉइड। अगर प्रोटीन कोट होता तो हम लोग वायरस कहते, बिकॉज वायरस आर सिंपली न्यूक्लियोप्रोटीन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ प्रोटीन कोट एब्सेंट होने की वजह से ही इसका नाम वायरॉइड पड़ा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टीओ डीनर इन 1971। 1971 में टीओ डीनर ने इसको सबसे पहली बार खोजा। इट इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट, स्मॉलर देन वायरसेस। वायरस से भी छोटा वायरॉइड होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? बैक्टीरिया से छोटा वायरस, वायरस से छोटा वायरॉइड। और ये भी कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है, यानी जो इसका न्यूक्लिक एसिड है ये वायरस की तरह ही इन्फेक्शियस होता है। और कौन सी बीमारी कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द वायरॉइड्स। अब जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? प्रियॉन्स आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रियॉन्स छोटे प्रोटीन के बने इन्फेक्शियस एजेंट हैं। अब ये है क्या? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि द साइज इज सिमिलर टू वायरस बट इट इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। मस्ट रिमेंबर, प्रियॉन्स का साइज वायरस के जितना ही होता है। अभी अभी हम लोगों ने वायरॉइड्स पढ़ा जिसका साइज वायरस से छोटा होता है, मगर प्रियॉन्स का साइज वायरस के जितना ही होता है। और ये क्या है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है, प्रोटीन है। जो कैसे प्रोटीन है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स के लिए प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर प्रोटीन नॉर्मल हमारे बॉडी में बन रहा है तो नॉर्मल फंक्शन होगा, और जहां प्रोटीन हमारे अंदर गड़बड़ होगा, व्हाट विल हैपन? द फंक्शन विल बी डिसरप्टेड। तो आप क्या देखते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन सही से काम कर सके, उसका ज़्यादातर फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रक्चर सही तो फंक्शन सही, अगर स्ट्रक्चर गड़बड़ तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये पता है कि जितने भी प्रोटीन बनते हैं उनका इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए के पास होता है। अब ये जब न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं तो कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं। मगर ये लीनियर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो काफ़ी अनस्टेबल होंगे। इनको सेल में प्रेजेंट रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी। तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं? इनफोल्ड करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप देखते हो घूमना शुरू कर देते हैं, फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, ताकि एक छोटे से एरिया में इनको क्या किया जा सके? रखा जा सके। तो कई सारे बॉन्ड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, और भी कई तरह के बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये इनफोल्ड होता है। अगर ये नॉर्मली इनफोल्ड हो तो नॉर्मल फंक्शन करेगा, लेकिन जहां इसकी इनफोल्डिंग गलत हो जाए तो व्हाट विल हैपन? क्या ये फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, या फिर ये गलत फंक्शन करेगा। तो आप देखेंगे कि जब ये एबनॉर्मली इनफोल्ड हो जाता है तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और जब इसका फंक्शन गलत हो जाएगा, किसी तरह का नुकसान हमारे बॉडी में करना शुरू कर देगा, तो वी कॉल्ड इट प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जिनका फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये बार बार हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे बनते हैं? प्रोटीन के पास तो एबिलिटी ही नहीं है कि वो न्यूक्लिक एसिड की तरह अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, अपना नंबर बढ़ा सके। तो आप देखेंगे कि ये
कैसे इनका नंबर सेल में बढ़ता चला जाता है। तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। प्रियॉन्स के बनने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, यानी एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन बनने के पीछे दो कारण मेनली देखा गया है। पहला हो सकता है डीएनए में म्यूटेशन। डीएनए के सीक्वेंस में कहीं पर चेंज हो जाने की वजह से जो भी प्रोटीन नॉर्मल बन रहा था वो अब क्या होता जा रहा है, एबनॉर्मल होता चला जा रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि डीएनए में ही गड़बड़ी हो, तो उसकी वजह से हर बार प्रियॉन्स ही बनेंगे। और दूसरा हम लोग क्या कारण देखते हैं कि प्रियॉन इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड दी नॉर्मल प्रोटीन इनटू प्रियॉन्स। आप देखेंगे प्रियॉन्स जिसका फंक्शन क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, नॉर्मल फंक्शन करने की बजाय ये अब क्या करने लगेगा, दूसरे नॉर्मल प्रोटीन को भी खुद में कन्वर्ट करने लग जाएगा, प्रियॉन्स बनाने लग जाएगा, रिजल्टिंग कि जो फंक्शन है प्रोटीन का वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। Prions are responsible for certain infectious neurological diseases. Prions ज़्यादातर कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये ऐसे एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन हैं जो खासकर हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं। The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, जिसको BSE कहा जाता है। तो आप देखते हो सबसे ज्यादा जो कॉमन डिजीज प्रियॉन कॉज करता है वो है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा, इट इज रिलेटेड विथ ब्रेन। सेफेलोपैथी ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन में स्पॉन्जी फॉर्मेशन हो जाता है, स्पॉन्जेस लाइक टिश्यूज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और सिंपली वी कॉल्ड इट BSE डिजीज। ओके, जिसे हम लोग कॉमनली मैड काउ डिजीज भी कहते हैं कैटल्स में, और इसी का एक एनालॉगस वेरिएंट हमें देखने को मिलता है जिसमें CR जैकॉब डिजीज, CJD, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्रुड्सफेल्ड जैकॉब डिजीज, जो कि ह्यूमंस में होता है। तो आपने क्या देखा, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी ब्रेन में स्पॉन्जी टिश्यू का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये अगर किसी कैटल में हो रहा है तो उसे हम लोग मैड काउ डिजीज कहते हैं, और इसी का एक फॉर्म हम लोग जब ह्यूमंस में देखते हैं, ह्यूमन के ब्रेन में हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग CJD या क्रुड्सफेल्ड जैकॉब डिजीज भी कहते हैं। तो आप देख रहे हो चूंकि ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, ब्रेन में प्रेजेंट न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होगा तो आप देखेंगे कि कई तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो डिप्रेशन में चलता चला जाएगा, किसी चीज़ के बारे में सोचेगा तो वो सोचता ही रह जाएगा, उसे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा, या अब देखेंगे कि बॉडी में कहीं भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा, रिजल्टिंग इन बीमारियों की वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इट ऑल्सो कॉजेज कुरू, द लाफिंग डेथ डिजीज ऑफ ह्यूमंस, एंड स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप एंड गॉड्स। तो आप देखेंगे प्रियॉन्स कुरू, जिसे लाफिंग डेथ डिजीज कहा जाता है, ह्यूमंस में ये भी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा स्क्रैपी डिजीज भी हम लोग देख सकते हैं जो शीप और गॉड्स में होता है। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन में हम लोगों ने इसके पीछे कारण जाना कि सबसे पहले आप देखते हो कि या तो डीएनए में म्यूटेशन होने की वजह से प्रियॉन्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर अगर प्रियॉन्स किसी तरह बॉडी के अंदर आ जाता है तो बॉडी के अंदर कैसे आएगा, किसी भी ह्यूमन के या किसी भी एनिमल के, तो बाय ईटिंग द फ्लैश, ऐसा फ्लैश जिसे ये सारी बीमारियां हैं जिसमें पहले से प्रियॉन्स बने हुए हैं। तो ये प्रियॉन्स अगर बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये नॉर्मल प्रोटीन को भी क्या कर देंगे, प्रियॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियॉन्स। नाउ द लास्ट टॉपिक इज लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, इट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ये दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा और दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिम्बियोटिक एसोसिएशन।
एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियॉन्ट कहा जाता है और फंगल कंपोनेंट को माइकोबियॉन्ट कहा जाता है। जैसे कि हमें ये भी पता है कि एल्गी का स्टडी फाइकोलॉजी कहलाता है और फंजाई का स्टडी माइकोलॉजी कहलाता है। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में एल्गी और फंजाई आते हैं। इन दोनों के बीच हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं? तो एल्गी जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इट हैज एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इट प्रोवाइड ऑर्गेनिक फूड टू दी फंजाई, and fungi provide shelter and nutrients or inorganic substances to the algae for performing photosynthesis। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted area. Lichens बहुत ही अच्छे pollution indicators होते हैं और ये ज़्यादातर उन areas में grow नहीं करते जहाँ pollution होता है। खासकर ये जहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ ये ग्रो नहीं करते।